नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आज उसका भाग नंबर 2 है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपके लिए लल्लन टॉप 25 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अब हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को शत्रु का सहारक कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शनों की बात करें तो अ है अशोक, ब है बिंदुसार, स है चंद्रगुप्त मौर्य और द है हर्ष। शत्रु का सहारक किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। अब दोस्तों, इन ऑप्शनों की बात करें तो दोस्तों, पहला है अशोक। अशोक की बात करें तो अशोक का शासनकाल था 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। कब तक था दोस्तों? 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, इस अशोक की जो गणना है वो विश्व के महानतम शासकों में की जाती है और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। दोस्तों, इस अशोक की जो धम्म नीति है, कौन सी नीति दोस्तों? धम्म नीति बहुत प्रसिद्ध है और दोस्तों, इस धम्म नीति के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। और यदि बात करें दोस्तों इसी अशोक की, तो भारत का पहला शासक था, भारत का पहला शासक था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था? तो दोस्तों, कौन था? अशोक। चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है बिंदुसार। और यदि बिंदुसार की बात करें तो जो बिंदुसार है, इसने 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक किया था दोस्तों? 298 से 273 ईस्वी तक। दोस्तों, ये जो बिंदुसार है यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। दोस्तों, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? भद्रसार। किसमें? वायु पुराण में। और बात करें दोस्तों तो जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, यह मौर्य वंश का पहला शासक था और इसका गुरु था चाणक्य। इस चाणक्य की सहायता से इसने भारत के ऊपर शासन स्थापित किया था और नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हर्ष। दोस्तों, इस हर्ष की बात करें तो हर्ष का शासन काल 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था। दोस्तों, कब से कब था? 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। दोस्तों, इस हर्ष के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद में शासक बना था राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद में शासक कौन बना था? हर्ष। तो राज्यवर्धन के बाद में शासक कौन बना था दोस्तों? हर्ष। तो सबसे पहले वर्धन वंश का शासक प्रभाकर वर्धन, उसके बाद में राज्यवर्धन, और वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्ष। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, किन शासकों ने सौराष्ट्र प्रांत में जल संसाधनों पर पर्याप्त ध्यान दिया था? दोस्तों, ऐसे शासकों के बारे में बताना है जिन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संसाधन पर पर्याप्त ध्यान दिया था। दोस्तों, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक, ऑप्शन नंबर 3 है रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर 4 है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, सौराष्ट्र प्रांत पर जल संसाधनों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान किसने दिया था, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन सही है। चारों ने सौराष्ट्र प्रांत पर जल संसाधनों के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था। दोस्तों, अशोक के बारे में हमने पहले बात कर ली, अशोक के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं रुद्रदामन की। तो दोस्तों, रुद्रदामन है
इसने लगभग 130 से लेकर के 130, रुद्रदामन ने 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। और यदि बात करें तो दोस्तों जो रुद्रदामन है ये कार्दमक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था दोस्तों? कार्दमक वंश का। दोस्तों इस रुद्रदामन के बारे में विस्तृत जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख से। चलते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त की तरफ। तो स्कंदगुप्त है, इसका शासन काल 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासन काल में भारत आया था? यानी जो यूनान का राजदूत था डाइमेकस वो किसके शासन काल में भारत आया था, ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, 2 नंबर है बिंदुसार, 3 नंबर है अशोक और 4 नंबर है कुमारगुप्त। तो दोस्तों डाइमेकस किसके शासन काल में आया था? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। दोस्तों यदि इन ऑप्शनों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात कर ली, बिंदुसार के बारे में भी बात कर ली और अशोक के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो दोस्तों जो कुमारगुप्त है इसका शासन काल था 412 से लेकर के 455 ईस्वी तक। 412 से 455 ईस्वी तक। दोस्तों इसने एक उपाधि ग्रहण की थी और इस उपाधि का नाम था महेंद्रा द्वितीय। किस नाम से दोस्तों? महेंद्रा द्वितीय के नाम से उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों गुप्त वंश के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो इसी के शासन काल में देखने को मिलती है। यानी सबसे अधिक जो अभिलेख हैं इसी के शासन काल के मिले हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य काल में विभक्त प्रांत का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? यानी मौर्य काल में जो प्रशासनिक प्रांत का प्रशासनिक अधिकारी है इसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजा कहा जाता था, या कुमार कहा जाता था, या प्रदेष्टा कहा जाता था, या विषयपति कहा जाता था। तो दोस्तों प्रांत का जो प्रशासनिक अधिकारी है इसे कहा जाता था कुमार, और इस कुमार को ही कहा जाता था आर्य पुत्र। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्य पुत्र। अब बात करें राजा की, तो जो राजा है वो केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी होता था। केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था दोस्तों? राजा। यदि बात करें प्रदेष्टा की, तो जो प्रदेष्टा है यह मुख्य रूप से जो मंडल प्रशासन था या मंडल जो प्रांत था इसका प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? प्रदेष्टा। यदि बात करें ऑप्शन नंबर द की, तो विषयपति की बात करें तो दोस्तों विषयपति है वो आहार विषय या जिला जो प्रांत था इसका प्रशासनिक अधिकारी होता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिकारी कौन था? दोस्तों अगला प्रश्न है, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिकारी कौन था? तो दोस्तों व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो अधिकारी था इसे क्या कहा जाता था ये बताना है हमें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो अधिकारी था उसे पणियाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पणियाध्यक्ष। यदि ऑप्शनों की बात करें दोस्तों तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित कौन सा हो गया? पणियाध्यक्ष। यदि सीताध्यक्ष की बात करें तो जो सीताध्यक्ष है वो राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी होता था। किस भूमि से संबंधित? राजकीय जो भूमि होती थी उससे संबंधित अधिकारी होता था सीताध्यक्ष। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है नवाध्यक्ष। यदि नवाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये जहाज रानी से संबंधित अधिकारी था। जहाज रानी से संबंधित अधिकारी कौन था? नवाध्यक्ष। दोस्तों यदि बात करें सूनाध्यक्ष की, जो सूनाध्यक्ष है वो बूचड़ खाने से संबंधित था। बूचड़ खाने से संबंधित जो अधिकारी था उसे क्या कहा गया दोस्तों? सूनाध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धार्मिक कर को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो धार्मिक कर लिया जाता था मौर्य काल में, या धार्मिक जो टैक्स लिया जाता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, बलि के नाम से। यदि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है हिरण्य। तो दोस्तों यह नगद रूप से लिया जाता था, यानी अनाज के रूप में नहीं लेकर के कैसे लिया जाता था? नगद रूप से। दोस्तों अगले ऑप्शन की बात करें, अगला है भाग। तो दोस्तों जो भाग नामक कर है वो सीधे किसानों से प्राप्त किया जाता था या किसानों से लिया जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है परण्य। यदि परण्य कर की बात करें दोस्तों तो ये संकट काल में लिया जाने वाला कर था, यानी संकट काल में जो कर लिया जाता था दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है? परण्य के नाम से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है निष्क, ऑप्शन नंबर 2 है पर्ण, ऑप्शन नंबर 3 है मास्क और ऑप्शन नंबर 4 है शतमान। तो दोस्तों ध्यान रखना, सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से। यदि दोस्तों पर्ण की बात करें, जो पर्ण है ये चांदी का सिक्का होता था। किसका सिक्का होता था दोस्तों? चांदी का। पर्ण और शतमान, पर्ण और शतमान दोनों ही चांदी के सिक्के थे। और मास्क की बात करें तो जो मास्क है वो होता था दोस्तों तांबे का सिक्का। किसका सिक्का होता था दोस्तों? तांबे का सिक्का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सामूहिक पर्व को किस नाम से जाना जाता था? यानी सभी सामूहिक रूप से जो पर्व मनाते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है परवहन, ऑप्शन नंबर 2 है हेमन, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीष्मिक, ऑप्शन नंबर 2 है केदार। तो दोस्तों ध्यान रखना, किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए परवहन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की बात करें हेमन, तो दोस्तों हेमन है वो रबी की फसल को बोला जाता था। रबी की फसल को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? हेमन। यदि बात करें दोस्तों ग्रीष्मिक की, तो जो ग्रीष्मिक है ये थी खरीफ की फसल। कौन सी फसल थी दोस्तों? खरीफ की जो फसल थी उसे ग्रीष्मिक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यदि केदार की बात करें तो केदार है वो जायद की फसल को बोला जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? यानी अशोक का ऐसे शिलालेख के बारे में बताना है जो 5 राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन उसमें दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय, ऑप्शन नंबर ब है तृतीय, स है चतुर्थ, द है 13वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 13वां जो शिलालेख है उसमें 5 यवन जो राज्य हैं उनमें धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन मिलता है। दोस्तों बात करें द्वितीय शिलालेख की, तो जो द्वितीय शिलालेख है इसमें समाज कल्याण से संबंधित जो बातें हैं वो लिखी गई है। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ब की, तृतीय शिलालेख की, तो दोस्तों जो तृतीय शिलालेख है वो उसमें धर्म की जो शिक्षा है उससे संबंधित बातें लिखी गई है। अगले ऑप्शन की बात करें तो चतुर्थ जो शिलालेख है दोस्तों इसमें ब्राह्मणों और जो शर्मणों है, ब्राह्मणों और जो शर्मण है उनके प्रति आदर की बात कही गई है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 12 बार की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 12 बार की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुमनदेही स्तंभ किसके शासन काल का है? तो दोस्तों रुमनदेही जो स्तंभ लेख है वो किसके शासन काल का ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ब है कनिष्क, स है समुद्रगुप्त और द है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। रुमनदेही जो स्तंभ लेख है वो अशोक के शासन काल का है। दोस्तों अशोक की हमने पहले बात कर ली है, स्कंदगुप्त की हमने पहले बात कर ली है, अब बात करते हैं कनिष्क की। तो दोस्तों कनिष्क है वो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है
समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त का शासनकाल था 325 से लेकर के 375 ईस्वी तक। दोस्तों यह गुप्त वंश का शासक था और दोस्तों इसने उत्तर भारत के 9 राज्य और जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है स्तंभ, ब है स्तूप, स है गुफा कला और द है चैत्य। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्तंभ लेख। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक महान इतिहास में जाना जाता है। अशोक है वो इतिहास में क्यों जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिंसा या विजय के लिए, ऑप्शन नंबर ब है कविता लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर स है शांति व अहिंसा के लिए और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, शांति और अहिंसा के लिए अशोक को जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धम्म महामात्र का क्या कार्य था? धम्म महामात्र का जो कार्य है वो बताना है। तो दोस्तों पहला है बौद्ध धर्म प्रचार करना, दूसरा है हिंसा को बढ़ाना, तीसरा है धर्म को परिभाषित करना और चौथा है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो दोस्तों ध्यान रखना सब इसका सही उत्तर होगा नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। दोस्तों इन धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो अशोक के 5वें जो अभिलेख है उसमें मिलती है, यानी टोटल 14 थे और 14 में से जो 5वां अभिलेख है उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का सिद्धांत या मूल मंत्र क्या था? यानी अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मूल मंत्र क्या है? दोस्तों ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, दया या दान। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आत्मनियंत्रण। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुराणों में बुद्ध शाक्य किसे कहा गया है? पुराणों में बुद्ध शाक्य किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ब है बिंदुसार, द है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इन सभी को। तो दोस्तों ध्यान रखना बुद्ध शाक्य किसे कहा गया है? अशोक को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में आय व्यय का ब्यौरा कौन रखता था? यानी जो राज्य की आय व्यय थी उससे संबंधित ब्यौरा रखने वाले अधिकारी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ब है व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर स है सन्निदाता, ऑप्शन नंबर द है प्रदेष्टा। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 समाहर्ता। तो दोस्तों यदि ऑप्शनों की बात करें तो आय व्यय से संबंधित कौन हो गया? समाहर्ता। यदि दोस्तों व्यवहारिक की बात करें तो जो व्यवहारिक है वो दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था, यानी दीवानी जो न्यायालय थे उससे संबंधित जो न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। दोस्तों यदि बात करें सन्निदाता की तो जो सन्निदाता है ये राजकीय कोषाध्यक्ष का कर्मचारी होता था या अधिकारी होता था। राजकीय जो कोषाध्यक्ष होता था उसका अधिकारी होता था सन्निदाता। दोस्तों अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला है प्रदेष्टा। दोस्तों प्रदेष्टा की बात करें तो ये फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश कौन होता था दोस्तों? तो ध्यान रखना प्रदेष्टा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था? यानी 800 गांवों का जो समूह था उसे मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन है ए है स्थानीय, ब है द्रोणमुख, स है खरवाटिक और द है संग्रहण। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सही उत्तर है स्थानीय, यानी 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था दोस्तों? स्थानीय। 800 गांवों का समूह स्थानीय। दोस्तों ऑप्शन नंबर यदि ब की बात करें तो ब है द्रोणमुख। तो दोस्तों 400 गांवों का जो समूह होता था उसे द्रोणमुख कहा जाता था। अगली बात करें खरवाटिक की तो 200 गांवों का जो समूह होता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? खरवाटिक। आगे बात करें संग्रहण की तो दोस्तों जो संग्रहण है वो 10 गांवों का समूह संग्रहण कहलाता था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
मौर्यकालीन प्रांत प्राची की राजधानी क्या थी? यानी मौर्य काल की जो मौर्यकालीन प्रांत है प्राची, इसकी राजधानी का नाम बताना है। स्वर्णगिरी है, पाटलिपुत्र है, उज्जैनी है या तोसली है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। क्या है? ऑप्शन नंबर ब सही है, पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर है। दोस्तों यदि बात करें इस स्वर्णगिरी की, तो स्वर्णगिरी है वो दक्षिणापथ की राजधानी थी। दोस्तों बात करें उज्जैनी की, तो उज्जैनी है वो अवंती जो प्रांत था या प्रदेश था उसकी राजधानी है अवंती की। बात करें दोस्तों इस तोसली की, जो तोसली है ये कलिंग की राजधानी थी और ये अशोक के समय बनाई गई थी, कलिंग की। और बात करें एक और बच गई दोस्तों, ध्यान रखना, तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है ये उत्तरापथ की राजधानी थी। तो 5 प्रांत थे मुख्य रूप से, और इन 5 की जो राजधानी है और साथ में जो ये प्रांत हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितनी समितियों में विभक्त था? यानी मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो कितनी समितियों में, सॉरी दोस्तों, कितनी समितियों में विभक्त था? तो दोस्तों ध्यान रखना, मौर्यकालीन नगर प्रशासन है वो मुख्य रूप से 6 जो समिति है इनमें विभक्त था, यानी 6 समितियों में बटा हुआ था। दोस्तों ये जो 6 समिति थी, एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 30 सदस्य, यानी ये जो 6 समितियां थी उनमें 30 सदस्य थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में घेरदार जो कुएं हैं सबसे पहले अस्तित्व में कहां पर आए थे? वैदिक काल में आए, बुद्ध काल में आए, मौर्य काल में आए या मौर्यतर काल में? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्र को आर्य कहा गया है? ऐसे ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें शूद्र को आर्यों की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र में, ब है मनुस्मृति, स है महाभारत या फिर बौद्ध ग्रंथ। किसमें शूद्र को आर्य कहा गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता? द्वादश का मतलब 12 नंबर का जो शिलालेख है वो क्या प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का, या जो ऑप्शन नंबर ब है सभी संप्रदायों के सार को बढ़ाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए या ब दोनों? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा ए और ब दोनों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? यानी ऐसे लेखक का नाम बताना है जिसमें विशेष रूप से चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है भास, ब है विशाखदत्त, स है अश्वघोष, द है भवभूति। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विशाखदत्त। चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अब बताना है दोस्तों, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन नंबर ए है चित्रलिपि से, ब है कीलाकर लिपि से, स है अरमाइक लिपि से और द है ब्राह्मी लिपि से। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है अरमाइक लिपि से। तो दोस्तों ये थे आज के लल्लन टॉप 25 प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।